नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्मिता दुबे। इस बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं के आंदोलन की, कृषि कानून पर राहुल गांधी के सवालों की, बताएंगे कि क्या रहे महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे, जानेंगे नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार के टलने की क्या है वजह, और बुलेटिन के आखिर में बात भारत को मिली शानदार सफलता की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा अध्यक्ष ने किया साफ, इस बार संसद में होगा प्रश्नकाल। 29 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। संसद की कैंटीन में अब सांसदों को नहीं मिलेगा सस्ता खाना, सांसदों को मिलने वाली 35 रुपए की थाली होगी बंद, अब खाने के लिए चुकाना होगा पूरा दाम। नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन योजना का मसौदा जल्द होगा तैयार, सभी पक्षों के सुझाव के आधार पर तैयार होगा दस्तावेज। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार सख्त, व्हाट्सएप से कहा वापस ले अपनी नई पॉलिसी, किसी भी प्रकार का एक तरफा बदलाव स्वीकार नहीं। जबरदस्त उछाल के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 834 अंकों की तेजी के साथ 49,398 अंक पर और निफ्टी 239 अंकों की तेजी के साथ 14,521 अंक पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। अन्नदाताओं के आंदोलन को 55 दिन हो चुके हैं। कल सरकार के साथ उनकी एक और बैठक है, लेकिन इस बैठक का कोई नतीजा निकलेगा इसकी उम्मीद बेहद कम है। निगाहें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर भी टिकी है और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी। स्वागत है राजीव जी आपका। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। अन्नदाताओं के आंदोलन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी की पहली बैठक हुई। कमेटी के सदस्य अनिल घनवट ने कहा कि हम कृषि कानून से प्रभावित होने वाले हर पक्ष से बात करेंगे, जरूरत हुई तो आंदोलन स्थल पर जाकर अन्नदाताओं से उनकी राय लेंगे। बातचीत के दौरान कमेटी के सदस्य अपनी निजी राय को हावी नहीं होने देंगे। 21 जनवरी को अन्नदाताओं से पहले चरण की वार्ता होगी। कमेटी ने काम शुरू कर दिया है तो दूसरी ओर केंद्र और अन्नदाताओं के बीच भी बात चल रही है। 20 जनवरी को फिर दोनों के बीच विज्ञान भवन में बैठक होगी, लेकिन सरकार की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है इस बार सरकार बिना किसी होमवर्क के बातचीत की टेबल पर जा रही है। सरकार की ओर से अन्नदाताओं से ही बिल को लेकर प्रस्ताव मांगा जा रहा है। अन्नदाता तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर खरीद को लेकर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और उनकी ओर से संकेत साफ है कि वो अपनी मांग से हिलने वाले नहीं हैं। जबकि कृषि मंत्री एमएसपी को लेकर लिखित में आश्वासन देने को तैयार हैं, लेकिन कृषि कानून रद्द करने के लिए तो वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यानी मामला साफ है कि कल होने वाली वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अन्नदाता भी सरकार की मंशा को समझ रहे हैं। अन्नदाताओं के एक संगठन के नेता हरमीत सिंह कादियान ने कहा कि सरकार की मंशा साफ है, वो वक्त निकाल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल केवल हम लोगों से बात करने के लिए आते हैं, जबकि हम लोग हर बार इस उम्मीद को लेकर वार्ता में शामिल होते हैं कि सरकार हमारी मांगों को मान लेगी, लेकिन हर बार खाली हाथ लौट आते हैं। इस बीच ट्रैक्टर रैली को लेकर भी अन्नदाताओं की तैयारी चल रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 20 जनवरी को सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार ट्रैक्टर रैली पर रोक लगवाना चाहती है। केंद्र की मंशा साफ है कि या तो ट्रैक्टर रैली रोका जाए या फिर उसे दिल्ली में प्रवेश न करने दिया जाए। ट्रैक्टर रैली को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की है, लेकिन अन्नदाताओं ने साफ कर दिया है कि वो ट्रैक्टर रैली किसी भी कीमत पर नहीं रोकेंगे और इसे दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर निकाला जाएगा। अब सबकी नजरें कल कोर्ट के फैसले के साथ ही अन्नदाताओं की सरकार के साथ बातचीत पर भी टिकी है। राजीव जी, कल एक और बैठक है, लेकिन सरकार की ओर से संकेत साफ है कि बैठक में कुछ होगा नहीं। शायद अगली बैठक की तारीख मिल जाए और कोर्ट में भी कल अन्नदाताओं की ट्रैक्टर रैली पर सुनवाई है। ऐसे में कल की बैठक और सुनवाई से अन्नदाताओं की मांग पर बात कितनी आगे बढ़ सकती है? जी अस्मिता, कल की बैठक को लेकर कोई खास उम्मीद तो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार के रवैये में 55 दिनों के बाद भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। और इधर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने हर पक्ष की बात सुनने की बात तो कही है, लेकिन आंदोलनरत किसान इस समस्या का समाधान सरकार से चाहते हैं, किसी कमेटी से वो नहीं चाहते। अन्नदाताओं का रुख तो शुरू से हम देख रहे हैं कि वो साफ है कि वे कानून को रद्द करवाना चाहते हैं और ये काम सरकार ही कर सकती है, कोई कमेटी नहीं। अब जिस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है
स्मिता, उससे यही संकेत मिलते हैं कि वाकई लोहड़ी के बाद अब किसानों की होली भी दिल्ली की सीमाओं पर ही मनेगी और इससे पहले 26 जनवरी को शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी को तकलीफ दिए ट्रैक्टर रैली करने का ऐलान किसान पहले से कर चुके हैं। सरकार तो यही चाहती है कि जिस तरह किसानों को उसने दिल्ली के भीतर नहीं आने दिया, उसी तरह रैली को भी आयोजित होने से वो रोक ले। देखना यही है स्मिता कि सरकार इस मकसद में कहां तक कामयाब होती है। अब ट्रैक्टर रैली हो या ना हो, ये पूरा देश देख रहा है स्मिता कि किस तरह अपनी जिद के आगे सरकार उन किसानों की परवाह भी नहीं कर रही है जो न केवल पूरे देश का पेट भरते हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी अहम योगदान देते हैं। नए कृषि कानूनों पर बना यह गतिरोध जितना लंबा खींचेगा, इस सरकार का गरीब विरोधी चेहरा उतनी ही तेजी से उजागर होगा। जानकारी के लिए शुक्रिया राजीव जी। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। सरकार अन्नदाताओं की मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अन्नदाता भी पीछे हट नहीं रहे हैं और उनके समर्थन में विपक्ष भी बढ़ चढ़कर समर्थन कर रहा है। राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर काफी सक्रिय हैं और आज फिर नए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल तेज हो गया है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर घेराबंदी के बाद अब कांग्रेस ने बुकलेट भी जारी कर दी है। बुकलेट में किसानों को नुकसान की और मोदी सरकार को फायदे की पूरी कहानी बताई गई है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून खेती को बर्बाद कर देंगे। मैं इनका विरोध करता रहूंगा। मैं जेपी नड्डा के सवालों का जवाब नहीं दूंगा, सिर्फ किसानों और देश के सवालों का जवाब दूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी एक एक चरण के हिसाब से किसानों को खत्म करने में लगे हैं। ये सिर्फ 3 कानून पर नहीं रुकेंगे बल्कि अंत में किसानों को खत्म करना चाहते हैं ताकि देश की पूरी खेती अपने 3-4 दोस्तों को दे सके। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश खिलाफ हो जाए, मैं फिर भी सही के लिए लड़ता रहूंगा। मैं नरेंद्र मोदी या बीजेपी से नहीं डरता हूँ। कांग्रेस पार्टी किसानों के आंदोलन का सम्मान करती है, लेकिन इनके खिलाफ जो भी बोलता है ये लोग उन्हें गलत बता देते हैं। सरकार के लोग बोलने से पहले सोचते नहीं है। आरएसएस से इन्हें यही सिखाया जाता है, लेकिन बोलने से पहले सोचने की जरूरत है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री का तरीका बात करने का नहीं है, वो अलग ही तरीके से चलते हैं। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। अब देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या जवाब देती है। अन्नदाताओं के आंदोलन के कारण केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अन्नदाता सवाल कर रहे हैं, जो कानून हमें चाहिए नहीं, उन्हें जबरन क्यों हम पर लागू किया जा रहा है। अन्नदाताओं के गुस्से का असर महाराष्ट्र पंचायत चुनावों में दिखाई दिया, जहां बीजेपी को बड़ी हार मिली है। तो क्या रहे महाराष्ट्र में पंचायत चुनावों के परिणाम, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में हुए ग्राम पंचायत चुनाव के परिणाम पर लोगों की नजरें टिकी हुई थी। ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे की तस्वीर लगभग अब साफ हो चुकी है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना और उसके गठबंधन ने इस चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने बीजेपी को पंचायत चुनाव में करारी मात दी है। इस चुनाव में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शिवसेना को 3113, एनसीपी को 2400 और कांग्रेस को 1823 सीटें मिली है, जबकि बीजेपी को 2632 और निर्दलीय के खाते में 2344 सीटें गई है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में चल रही महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के सामने ये पहली बड़ी राजनीतिक चुनौती थी, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने मिलकर करीब 7000 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। लेकिन खास बात ये रही कि इस चुनाव में सभी पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। बता दें कि महाराष्ट्र के 34 जिलों की 12,711 ग्राम पंचायतों में शुक्रवार को चुनाव हुआ था, जिसमें 79% मतदान हुआ था और कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई थी, जिसके नतीजे सोमवार की देर रात तक आए। पिछले साल 11 दिसंबर को 14,234 ग्राम पंचायतों के चुनाव की घोषणा की गई थी। ग्राम पंचायतों में 31 मार्च 2020 को चुनाव होने वाले थे, लेकिन महामारी की वजह से 17 मार्च 2020 को चुनाव कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद कुछ ग्राम पंचायतों में निर्विरोध उम्मीदवार चुन लिए गए। तो दूसरी तरफ इन चुनाव में 14 गांवों ने अपनी मांगों को लेकर ग्राम पंचायत चुनावों का बहिष्कार किया था। ये लोग अपने क्षेत्र को नवी मुंबई नगर निगम का हिस्सा बनाने की मांग कर रहे थे, जिस कारण 5 ग्राम पंचायतों में शुक्रवार को मतदान नहीं हुआ।
महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद शायद अब केंद्र सरकार अन्नदाताओं की मांगों पर विचार करे, लेकिन जो भी फैसला हो वो जल्दी हो, क्योंकि बीजेपी में इन दिनों हर काम में देरी हो रही है और इसका असर बिहार में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर भी दिख रहा है, जो 2 महीने से टलता जा रहा है। और एक बार फिर बीजेपी के चलते नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में नीतीश सरकार में कैबिनेट विस्तार का मामला फिर लटक गया है। नीतीश कुमार तो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जेडीयू की ओर से बनने वाले मंत्रियों के नाम तक फाइनल कर लिया है, लेकिन उन्हें इंतजार बीजेपी का है, क्योंकि पहले तो बीजेपी ने खरमास का बहाना बनाते हुए कैबिनेट विस्तार का काम 1 महीने तक के लिए लटका दिया और अब नए मंत्रियों पर केंद्रीय नेतृत्व की रजामंदी की बात कर विस्तार को टलवा दिया है। जी हां, बीजेपी के अंदर मंत्रियों के नामों पर मंथन चल रहा है। मंत्रियों के नामों की लिस्ट बन चुकी है, लेकिन नए मंत्रियों में कुछ नामों को लेकर पेंच फंस गया है। सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान रखते हुए पार्टी के अंदर ही कुछ नामों पर आपत्ति जताई गई है। इसलिए बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल अब दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से डॉक्टर संजय जायसवाल मुलाकात कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद ही बीजेपी में मंत्रियों की लिस्ट फाइनल की जाएगी। इसके बाद ही नीतीश कैबिनेट के विस्तार का वक्त तय होगा। अब नीतीश कुमार को इंतजार है कि कब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी कोटे के मंत्रियों के नामों की हरी झंडी दिखाता है। बिहार में बीजेपी की रणनीति के चलते नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की रणनीति यूपी में काम करती नहीं दिख रही। यूपी विधान परिषद की 12 सीटों पर चुनाव होने हैं। बीजेपी ने यहां 10 और सपा ने 2 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन अंतिम समय में एक और उम्मीदवार के आने से सपा की मुश्किल बढ़ती दिख रही थी। लेकिन अब सपा की मुश्किलें दूर हो गई हैं, तो कैसे सपा की मुश्किलें हुई दूर, देखिए ये रिपोर्ट। 28 जनवरी को यूपी में 12 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव होना है। इस चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से 10 उम्मीदवारों और समाजवादी पार्टी की ओर से भी 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। नामांकन जमा करने के आखिरी दिन एक निर्दलीय उम्मीदवार महेश चंद्र शर्मा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया था, जिसके बाद चुनावी मुकाबले में नया रोमांच आता दिख रहा था, क्योंकि 13 उम्मीदवारों के होने से एक का चुनाव हारना तय था। सपा की ओर से दावा किया गया था कि महेश चंद्र शर्मा बीजेपी के समर्थन से चुनाव मैदान में उतरे हैं। इससे एसपी की दूसरी सीट मुश्किल में फंसती दिख रही थी, लेकिन अब निर्दलीय प्रत्याशी महेश चंद्र शर्मा का नामांकन जांच के दौरान खारिज हो गया है, जबकि सपा और बीजेपी के सभी उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए हैं। यानी अब कुल 12 उम्मीदवार ही मैदान में बचे हैं और इन सभी के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है। यानी अब मतदान की नौबत ही नहीं आएगी। महेश चंद्र शर्मा के नामांकन में प्रस्तावकों के हस्ताक्षर नहीं थे और न ही उन्होंने शुल्क भुगतान की रसीद जमा की थी। बीजेपी की ओर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा, कुंवर मानवेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य, प्रदेश उपाध्यक्ष सलील बिश्नोई, प्रदेश महासचिव गोविंद नारायण शुक्ला और प्रदेश महामंत्री अश्वनी त्यागी, माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति और सुरेंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि सपा की ओर से अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी ने नामांकन किया है। और बुलेटिन के आखिर में बात क्रिकेट के मैदान से। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट सीरीज के अंतिम मुकाबले का आज अंतिम दिन था। भारत के सामने जीतने के लिए 328 रनों का लक्ष्य था। ब्रिस्बेन में अब तक कोई टीम 300 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का पीछा कर नहीं जीत पाई और भारत ने तो यहां एक भी टेस्ट नहीं जीता था। लेकिन आज का दिन टीम इंडिया का था और भारत ने बड़ी जीत हासिल की है। तो आज टेस्ट मैच के 5वें और अंतिम दिन कैसे लक्ष्य का पीछा किया भारत ने, देखिए ये रिपोर्ट। गाबा में भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार उसी के घर में मात दे दी है। 2018 में भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से सीरीज जीती थी और इस बार भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से सीरीज जीती है। मैच शुरू होने से पहले भारतीय टीम के लिए 11 फिट खिलाड़ियों का चयन मुश्किल हो रहा था। टीम के 7 खिलाड़ी चोटिल थे, लेकिन टीम ने जज्बा दिखाया और गाबा में ऑस्ट्रेलिया को मात देकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जीतने के लिए 328 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसमें से भारत ने कल का खेल खत्म होने के समय 4 रन बना लिए थे। भारत के पास सभी 10 विकेट सुरक्षित थे और आज 324 रनों की जरूरत थी मैच और सीरीज जीतने के लिए। विकेट मुश्किल होता जा रहा था और सुबह टीम का स्कोर 18 रन हुआ था कि तभी रोहित शर्मा का विकेट गिर गया। रोहित शर्मा पेट केमिंस की गेंद पर विकेट पीछे लपक लिए गए। रोहित ने 8 रन बनाए।
लेकिन इसके बाद शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा ने संभल कर खेलते हुए लंच और कोई विकेट नहीं गिरने दिया। लंच के समय भारत का स्कोर 83 रन पर 1 विकेट था। लंच के बाद भारत ने रन गति को तेज किया, लेकिन इस दौरान शुभमन गिल 91 रन और कप्तान अजिंक्य रहाणे 24 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन को लियोन ने और रहाणे को कमिंस ने आउट किया। टी के समय भारत का स्कोर 183 रनों पर 3 विकेट था और भारत को 37 ओवरों में जीत के लिए 135 रनों की जरूरत थी। ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा मैदान पर थे। टी के बाद संभल कर खेल रहे पुजारा ने भी तेजी से रन जोड़ने शुरू किए, लेकिन 56 के स्कोर पर पुजारा भी कमिंस का शिकार हो गए। पुजारा के आउट होने के समय टीम का स्कोर 228 रन था और जीत के लिए अभी भी 100 रनों की जरूरत थी। मयंक अग्रवाल कुछ खास नहीं कर सके और 9 रन बनाकर कमिंस का चौथा शिकार बने, लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर के बीच 53 रनों की साझेदारी ने मैच को पूरी तरह से भारत की ओर मोड़ दिया। सुंदर 22 रन बनाकर लियोन की गेंद पर बोल्ड हुए। भारत को जब जीतने के लिए 3 रन बनाने थे तो शार्दुल ठाकुर 2 रन बनाकर हेजलवुड की गेंद पर आउट हो गए, लेकिन ऋषभ पंत ने इसी ओवर में चौका मारकर टीम इंडिया को जीत दिला दी। ऋषभ पंत 89 रन और नवदीप सैनी बिना रन बनाए नॉट आउट रहे। इसके साथ ही अब भारत के आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बढ़ गई है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।